नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th रसायन शास्त्र का दूसरा चैप्टर जिसका नाम है अम्ल, भस्म तथा लवण। इस चैप्टर में हम अम्ल यानी कि एसिड, भस्म यानी कि बेस और लवण यानी कि सॉल्ट के बारे में डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि अम्ल यानी कि एसिड क्या होता है। तो अम्ल वह पदार्थ है जो स्वाद में खट्टे होते हैं और यह ब्लू लिटमस को लाल में बदल देता है, और जब इसे जलीय विलयन में डाला जाता है तो यह H+ आयन देता है। मतलब कि जो अम्ल होता है वो स्वाद में खट्टे होते हैं, और जब हम ब्लू लिटमस पेपर को अम्ल में डालते हैं तो वह लाल हो जाता है, और जब हम अम्ल को जलीय विलयन यानी कि पानी में डालते हैं तो वह H+ आयन देता है। अब इस चैप्टर में 3 अम्ल आपको बार बार देखने को मिलेंगे, जो कि है HCl मतलब कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, H2SO4 मतलब कि सल्फ्यूरिक अम्ल, और HNO3 मतलब कि नाइट्रिक अम्ल। अब देखो यहाँ पर एक शब्द है H+ आयन। तो ये आयन क्या है? तो आप लोगों में से बहुत लोगों को पता होगा कि आयन क्या होता है, क्योंकि ये आपको क्लास 9th में पढ़ाया गया होगा। लेकिन जिसको नहीं पता है उसको बता दूं कि आयन एक परमाणु या अणुओं का समूह होता है जिस पर एक शुद्ध विद्युत आवेश होता है। अब देखो, ये तो हो गया परिभाषा, लेकिन इसे ध्यान से समझो। तो होता ऐसा है कि जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन खो देता है तो यह धनात्मक रूप से आवेशित आयन धनायन बन जाता है, लेकिन यदि कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है तो यह ऋणात्मक रूप से आवेशित आयन ऋणायन बन जाता है। जैसे कि सोडियम परमाणु अपना एक इलेक्ट्रॉन खोकर सोडियम आयन मतलब कि Na+ बनाता है, जो एक धनायन है, और क्लोरीन परमाणु एक इलेक्ट्रॉन प्राप्त करके क्लोराइड आयन मतलब कि Cl- बनाता है, जो एक ऋणायन है। और धनायन को इंग्लिश में कैटायन कहा जाता है और ऋणायन को इंग्लिश में एनायन कहा जाता है। अब देखो, हमने अभी अम्ल को समझ लिया है, तो अब हम समझते हैं कि अम्ल कितने प्रकार के होते हैं। तो देखो, अम्ल को 3 तरह से बांटा गया है, घटना के आधार पर, शक्ति के आधार पर और सांद्रता के आधार पर। तो हम एक एक करके इन तीनों को समझते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं घटना के आधार पर। तो घटना के आधार पर अम्ल 2 प्रकार के होते हैं, पहला कार्बनिक अम्ल और दूसरा अकार्बनिक अम्ल। तो कार्बनिक अम्ल वो अम्ल है जो प्राकृतिक रूप से पृथ्वी पर पाए जाते हैं, जैसे कि सिट्रिक अम्ल जो कि नींबू में पाया जाता है। और अकार्बनिक अम्ल वो अम्ल है जो प्राकृतिक रूप से पृथ्वी पर नहीं पाया जाता है, उसे हमें खुद तैयार करना पड़ता है, जैसे कि H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल। तो अब हम देखते हैं शक्ति के आधार पर अम्ल के प्रकार। तो शक्ति के आधार पर भी अम्ल 2 प्रकार के होते हैं, पहला प्रबल अम्ल और दूसरा दुर्बल अम्ल। तो प्रबल अम्ल वो अम्ल है जो जल में लगभग पूरे तरह से घुलकर ज़्यादा हाइड्रोजन आयन प्रदान करते हैं, जैसे कि HCl, H2SO4, HNO3। और वहीं दुर्बल अम्ल वो अम्ल है जो जल में पूरी तरह से नहीं घुलते हैं और कम हाइड्रोजन आयन प्रदान करते हैं, जैसे कि एसिटिक अम्ल और बोरिक अम्ल। तो अब हम देखते हैं सांद्रता के आधार पर अम्ल के प्रकार। तो सांद्रता के आधार पर भी अम्ल 2 प्रकार के होते हैं, पहला सांद्र अम्ल और दूसरा तनु अम्ल। तो जब विलयन में जल की मात्रा कम और अम्ल की मात्रा अधिक रहती है तो उसे सांद्र अम्ल कहा जाता है, जैसे कि सांद्र H2SO4, सांद्र HNO3। और वहीं जब किसी विलयन में जल की मात्रा अधिक और अम्ल की मात्रा कम हो तो उसे तनु अम्ल कहा जाता है, जैसे कि तनु HCl, तनु H2SO4। अब देखो, हमने अम्ल और उसके प्रकार को अच्छे से समझ लिया है। तो अब हम समझते हैं भस्म यानी कि बेसिस के बारे में। तो भस्म वह पदार्थ है जो स्वाद में कड़वे होते हैं और यह लाल लिटमस को ब्लू में बदल देता है, और जब इसे जलीय विलयन में डाला जाता है तो यह OH- आयन देते हैं। मतलब कि जो भस्म होता है वो स्वाद में कड़वा होता है, और जब हम लाल लिटमस पेपर को भस्म में डालते हैं तो यह ब्लू हो जाता है। और जब हम भस्म को जलीय विलयन यानी कि पानी में डालते हैं तो वह OH- आयन देता है, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। भस्म को क्षार भी कहा जाता है, और जो भस्म पानी में घुल जाता है उसे क्षारीय कहा जाता है। तो अब हम समझते हैं कि भस्म कितने प्रकार के होते हैं। तो भस्म को भी 3 तरह से बांटा गया है, घटना के आधार पर, शक्ति के आधार पर और सांद्रता के आधार पर। तो इन तीनों को एक एक करके अच्छे से समझते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं घटना के आधार पर। तो घटना के आधार पर भस्म 2 प्रकार के होते हैं, पहला कार्बनिक भस्म और दूसरा अकार्बनिक भस्म। तो कार्बनिक भस्म वो भस्म है जो प्राकृतिक रूप से पृथ्वी पर पाए जाते हैं, जैसे कि पाइरिडीन। और वहीं अकार्बनिक भस्म वो भस्म है जो प्राकृतिक रूप से पृथ्वी पर नहीं पाया जाता है, उसे हमें खुद तैयार करना पड़ता है, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसके बाद हम समझते हैं शक्ति के आधार पर भस्म के प्रकार। तो शक्ति के आधार पर भी भस्म 2 प्रकार के होते हैं, पहला प्रबल भस्म और दूसरा दुर्बल भस्म। तो प्रबल भस्म वो भस्म है जो जल में लगभग पूरी तरह से घुलकर ज़्यादा OH- आयन प्रदान करते हैं, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड। और वहीं दुर्बल भस्म वो भस्म है
जो जल में पूरी तरह से नहीं घुलते हैं और कम OH नेगेटिव आयन प्रदान करते हैं, जैसे कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड। इसके बाद हम समझते हैं सांद्रता के आधार पर भस्म के प्रकार। तो सांद्रता के आधार पर भी भस्म दो प्रकार के होते हैं, पहला सांद्र भस्म और दूसरा तनु भस्म। तो जब विलयन में जल की मात्रा कम और भस्म की मात्रा अधिक रहती है तो उसे सांद्र भस्म कहा जाता है, जैसे कि सांद्र NaOH। और वहीं जब विलयन में जल की मात्रा अधिक और भस्म की मात्रा कम हो तो उसे तनु भस्म कहा जाता है, जैसे कि तनु NaOH। अब देखो यार, यहाँ तक हमने अम्ल और भस्म के कुछ गुण और उसके प्रकार को अच्छे से समझ लिया है, लेकिन यहाँ पर सवाल ये आता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि कोई यौगिक अम्ल है या भस्म। तो इसके लिए हमारे पास होते हैं सूचक। तो आइए जानते हैं सूचक के बारे में। तो सूचक एक ऐसा पदार्थ होता है जो अम्ल और भस्म की उपस्थिति में रंग या गंध बदलकर एक संकेत देते हैं। और जो सूचक होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं, पहला प्राकृतिक सूचक, दूसरा कृत्रिम सूचक और तीसरा ऑयल फैक्ट्री सूचक। तो इन तीनों को एक एक करके अच्छे से समझते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं प्राकृतिक सूचक को। तो ये वो सूचक होते हैं जो सीधे प्रकृति में मौजूद होते हैं, जैसे कि लिटमस, हल्दी। तो जब ब्लू लिटमस अम्ल के संपर्क में आता है तो वह लाल हो जाता है, और जब लाल लिटमस भस्म के संपर्क में आता है तो वह ब्लू हो जाता है। और ऐसे ही जब हल्दी अम्ल के संपर्क में आता है तो उसके रंग में कोई बदलाव देखने को नहीं मिलता है, लेकिन जब हल्दी भस्म के संपर्क में आता है तो उसका रंग लाल हो जाता है। इसके बाद हम सूचक के दूसरे प्रकार को समझते हैं, जो कि है कृत्रिम सूचक। तो ये वो सूचक होते हैं जो प्राकृतिक रूप से पृथ्वी पर मौजूद नहीं होते हैं, इसे हमें खुद तैयार करना पड़ता है, जैसे कि मिथाइल ऑरेंज और नेफ्थलीन। तो जब मिथाइल ऑरेंज अम्ल के संपर्क में आता है तो उसका रंग लाल हो जाता है, वहीं पर जब ये भस्म के संपर्क में आता है तो उसका रंग पीला हो जाता है। इसी तरह से जब नेफ्थलीन अम्ल के संपर्क में आता है तो उसके रंग में कोई बदलाव नहीं होता है, क्योंकि वो रंगहीन होता है। वहीं पर जब ये भस्म के संपर्क में आता है तो इसका रंग बदलकर गुलाबी हो जाता है। इसके बाद हम सूचक के तीसरे प्रकार को समझते हैं, जो कि है ऑयल फैक्ट्री सूचक। तो ये वो सूचक होते हैं जो अम्ल और भस्म की उपस्थिति में अलग अलग तरह के गंध देते हैं, जैसे कि वनीला इत्र, लौंग का तेल। तो वनीला इत्र का उपयोग आइसक्रीम को फ्लेवर देने के लिए किया जाता है, और जब ये अम्ल के संपर्क में आता है तो इसका गंध बहुत तेजी से फैलने लगता है। और जब यही वनीला इत्र भस्म के संपर्क में आता है तो इसमें से कोई गंध नहीं आता है। इसी तरह से जब लौंग का तेल अम्ल के संपर्क में आता है तो इसका गंध और भी ज़्यादा बढ़ने लगता है, लेकिन जब ये भस्म के संपर्क में आता है तो इसका गंध घटने लगता है। तो हमारे जितने भी सूचक थे उसको हमने अच्छे से समझ लिया है। तो अब हम समझते हैं अम्ल और भस्म के रासायनिक गुण को। तो देखो, अम्ल और भस्म की बहुत सारी अभिक्रियाएं होती है, तो उन सबको हम एक एक करके अच्छे से समझते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं धातुओं के साथ अभिक्रिया। तो जब अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण बनता है और साथ ही हाइड्रोजन गैस भी निकलती है, जैसे कि Zn प्लस H2SO4, जो कि देता है ZnSO4 प्लस H2। यानी कि जब जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो जिंक सल्फेट बनता है और साथ ही हाइड्रोजन गैस भी निकलती है। यहाँ पर जो Zn है वो धातु है, और जो H2SO4 है वो अम्ल है, और जो ZnSO4 है वो लवण है। वहीं पर जब कोई भस्म धातु के साथ अभिक्रिया करता है तब भी लवण ही बनता है और साथ ही हाइड्रोजन गैस भी निकलती है, जैसे कि Zn प्लस 2NaOH, जो कि देता है Na2ZnO2 प्लस H2। यानी कि जब जिंक सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है तो सोडियम जिंकेट बनता है और साथ ही हाइड्रोजन गैस भी निकलती है। यहाँ पर जो Zn है वो धातु है, और जो NaOH है वो भस्म है, और जो Na2ZnO2 है वो लवण है। तो आपने देखा कि जब धातु अम्ल और भस्म के साथ अभिक्रिया करता है तो दोनों के साथ लवण ही बनाता है और साथ ही हाइड्रोजन गैस भी निकलती है। तो अब हमें ये देखना है कि इस अभिक्रिया में जो हाइड्रोजन गैस निकल रही है उसे हम कैसे चेक कर सकते हैं। तो देखो, ये एक फ्लास्क है और इसके अंदर जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया हो रही है। इन फ्लास्क से एक पाइप निकलती है जो साबुन की घोल वाली बर्तन में जाकर खत्म होती है। अब जो जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया हो रही है उसमें से जो हाइड्रोजन गैस निकलेगी वो इस पाइप के द्वारा साबुन की घोल तक पहुंच जाएगी। उसके बाद साबुन के घोल में बुलबुले निकलेंगे जिसमें हाइड्रोजन गैस भरी होगी, और जब हम एक जलती हुई मोमबत्ती को उस बुलबुले के पास ले जाएंगे तो वह पॉप साउंड के साथ फट जाएगी, और इनसे हमें हाइड्रोजन गैस का पता चल जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन गैस ज्वलनशील होती है। इसके बाद हम देखते हैं दूसरे रासायनिक समीकरण को, जो कि है धातु के कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। तो जब धातु के कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, जैसे कि ZnCO3 प्लस H2SO4, जो कि देता है ZnSO4 प्लस H2O प्लस CO2।
यानी कि जब जिंक कार्बोनेट सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो जिंक सल्फेट जल और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। यहाँ पर जो ZnCO3 है वो धातु के कार्बोनेट है और जो H2SO4 है वो अम्ल है और जो ZnSO4 है वो लवण है और जो H2O है वो जल है और जो CO2 है वो कार्बन डाइऑक्साइड है। अब हम धातु के बाइकार्बोनेट का उदाहरण देखते हैं। तो जब धातु के बाइकार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तब भी लवण जल और कार्बन डाइऑक्साइड ही बनता है, जैसे कि NaHCO3 प्लस HCl जो कि देता है NaCl प्लस H2O प्लस CO2। यानी कि जब सोडियम बाइकार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो सोडियम क्लोराइड जल और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। यहाँ पर जो NaHCO3 है वो धातु के बाइकार्बोनेट है और जो HCl है वो अम्ल है और जो NaCl है वो लवण है। अब देखो ये तो हो गई अम्ल के साथ अभिक्रिया, लेकिन अगर हम भस्म की बात करें तो धातु के कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट भस्म के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, क्योंकि धातु के कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट दोनों ही भस्म है और कोई भी भस्म दूसरे भस्म के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। अब देखो जब धातु के कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट की अभिक्रिया अम्ल से हो रही थी तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही थी। तो हमें कैसे पता चलेगा कि जो गैस निकल रही है वो कार्बन डाइऑक्साइड ही है? तो देखो ये एक फ्लास्क है और इसके अंदर संगमरमर यानी कि CaCO3 और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया हो रही है। इन फ्लास्क से एक पाइप निकलती है जो एक बीकर में जाती है और इन बीकर में चूना जल रखा गया है यानी कि CaOH2 रखा गया है। और जो संगमरमर और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया हो रही है तो उनमें से जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है वो इस पाइप के द्वारा इन बीकर में आएगा। कार्बन डाइऑक्साइड के इस बीकर में आते ही CaOH का रंग बदलकर दूधिया हो जाएगा, जिनसे हमें ये पता चलता है कि जो गैस निकल रही है वो कार्बन डाइऑक्साइड ही है। तो इसके बाद अब हम समझते हैं अम्ल और भस्म की अभिक्रिया। तो जब अम्ल और भस्म की अभिक्रिया होती है तो लवण और जल बनता है, जैसे कि HCl प्लस NaOH जो कि देता है NaCl प्लस H2O। यहाँ पर जो HCl है वो अम्ल है और जो NaOH है वो भस्म है और जो NaCl है वो लवण है और H2O के बारे में तो आप जानते ही है, वो एक जल है। और जब अम्ल और भस्म की अभिक्रिया होती है तो उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। इसके बाद हम देखते हैं अम्ल और भस्म की दूसरी रासायनिक अभिक्रिया जो कि है धातु के ऑक्साइड की अम्ल के साथ अभिक्रिया। तो जो धातु के ऑक्साइड होते हैं वो भस्म होते हैं, जैसे कि क्यूप्रिक ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड इत्यादि। तो जब धातु के ऑक्साइड अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो लवण और जल बनता है, जैसे कि जब क्यूप्रिक ऑक्साइड अभिक्रिया करता है सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ तो कॉपर सल्फेट जो कि एक लवण है वो बनता है और साथ में जल बनता है। इसके बाद हम समझते हैं अधातु के ऑक्साइड की भस्म से अभिक्रिया। तो जो भस्म होते हैं वो ज्यादातर अधातु के ऑक्साइड के साथ ही अभिक्रिया करते हैं। तो जब भस्म अधातु के ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करते हैं तो लवण और जल बनता है, जैसे कि जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अभिक्रिया करता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ तब कैल्शियम कार्बोनेट बनता है जो कि एक लवण है और साथ ही जल भी बनता है। तो इसके बाद हम समझते हैं अम्ल और भस्म की जल के साथ अभिक्रिया। तो जब अम्ल की अभिक्रिया जल के साथ होती है तो हाइड्रोनियम आयन बनता है और साथ ही उष्मा भी उत्पन्न होती है। अब देखो आपको पता है कि जब अम्ल जल के साथ अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन आयन देता है, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोनियम आयन है। तो ऐसे क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि H+ आयन अकेले मौजूद नहीं रहते हैं, इसीलिए ये हाइड्रोनियम आयन बना लेते हैं। अम्ल और जल की अभिक्रिया देखने के बाद अब हम भस्म और जल की अभिक्रिया को देखते हैं। तो जब कोई भी भस्म जल के साथ अभिक्रिया करता है तो OH नेगेटिव आयन देता है, जैसे कि जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को जल में डालेंगे तो वह Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव में टूट जाता है और साथ ही उष्मा भी उत्पन्न होता है। अब देखो हम किसी साधारण सूचक के द्वारा अम्ल और भस्म की पहचान तो कर सकते हैं, लेकिन हमें पता नहीं चलता है कि कौन सा अम्ल और भस्म कितना प्रबल है। तो इसको चेक करने के लिए एक स्केल होता है जिसे pH स्केल कहा जाता है। तो pH स्केल को हम थोड़ा अच्छे से समझते हैं। तो किसी जलीय विलयन में H+ आयन की सांद्रता बताने वाले स्केल को ही pH स्केल कहा जाता है। pH स्केल को सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने 1909 ईस्वी में बनाया था। तो ये है pH स्केल, इसमें 0 से लेकर 14 नंबर तक होता है। अब देखो अगर किसी पदार्थ का pH मान 7 से कम होता है तो वह अम्लीय होगा, और वहीं अगर किसी पदार्थ का pH मान 7 से ज़्यादा होगा तो वह क्षारीय होगा, और अगर किसी पदार्थ का pH मान 7 होगा तो वह उदासीन होगा। तो यहाँ पर आपको याद रखने वाली बात यह है कि जिस पदार्थ का pH मान जितना कम होगा वह उतना ही ज़्यादा अम्लीय होगा, और जो जितना ज़्यादा अम्लीय होगा उसका रंग उतना ही ज़्यादा लाल होगा, और जिस पदार्थ का pH मान जितना ज़्यादा होगा वह उतना ही ज़्यादा क्षारीय होगा, और जो जितना ज़्यादा क्षारीय होगा उसका रंग उतना ही ज़्यादा ब्लू होगा। अब देखो जिस पदार्थ का pH मान 0 से 3 तक होगा वो प्रबल अम्ल होगा, और जिसका pH मान 3 से 6 तक होगा वो दुर्बल अम्ल होगा, और जिसका pH मान ठीक 7 होगा वो उदासीन होगा,
और जिसका पीएच मान 8 से 11 तक होगा वो दुर्बल भस्म होगा, और जिसका पीएच मान 11 से 14 तक होगा वो प्रबल भस्म होगा। तो पीएच स्केल को अच्छे से समझने के बाद अब हम समझते हैं कि दैनिक जीवन में पीएच का महत्व क्या होता है। तो इसमें पहला जो है वो है पाचन तंत्र में पीएच का महत्व। तो आपको पता होगा कि हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है जो भोजन को पचाने का काम करती है, और इस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का पीएच मान 1.0 होता है। दूसरा, पीएच परिवर्तन का दांतों पर प्रभाव। तो जब हम मीठा चीज खाते हैं तो मुंह में मौजूद बैक्टीरिया उसको अम्ल बना देता है, और जब हमारे मुंह का पीएच मान 5.5 से कम हो जाता है तो दांत खराब होने लगता है। तीसरा, मिट्टी का पीएच। तो जब मिट्टी का पीएच मान 7 के आसपास रहता है तो पौधों की वृद्धि बहुत अच्छे तरीके से होती है। चौथा, पीएच और जलीय जीव। तो जब वर्षा होती है और उसका पीएच मान 5.6 होता है तो उसे अम्लीय वर्षा कहा जाता है, और अगर अम्लीय वर्षा के वजह से नदी या तालाब का पीएच मान कम हो जाता है तो जलीय जीव पर मरने का खतरा आ जाता है। अब देखो, हमने अभी पीएच स्केल को अच्छे से समझ लिया है, लेकिन अब हमें दो सारणी को समझना है, क्योंकि परीक्षा में इन दोनों सारणी से कम 2 क्वेश्चन तो जरूर ही पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि कौन से पदार्थ में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो संतरा और नींबू के रस में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, सेब में मैलिक अम्ल पाया जाता है, इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है, दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, अमाशय रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, चाय में टैनिक अम्ल पाया जाता है, विटामिन सी में स्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है, और लाल चींटी में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। ये हो गया अपना पहला सारणी। अब हम समझते हैं दूसरे सारणी को, जो कि है कि किस पदार्थ का कितना पीएच मान होता है। तो अमाशय रस का पीएच मान 1.0 होता है, नींबू रस का पीएच मान 2.5 होता है, सिरका का पीएच मान 3.0 होता है, टमाटर रस का पीएच मान 4.1 होता है, पसीना का पीएच मान 4.5 होता है, अम्ल वर्षा का पीएच मान 5.6 होता है, पेशाब का पीएच मान 6.0 होता है, दूध का पीएच मान 6.5 होता है, शुद्ध जल का पीएच मान 7.0 होता है, आंसू का पीएच मान 7.3 होता है, खून का पीएच मान 7.4 होता है, पीत का पीएच मान 7.5 से लेकर 8.8 तक होता है, चूना जल का पीएच मान 11.0 होता है। तो ये हो गया अपना दूसरा सारणी। तो आप इन दोनों सारणी को याद कर लेना। अब देखो, यहाँ पर अम्ल और भस्म दोनों खत्म हो गया है। इसके आगे हमें लवण पढ़ना है, जो कि हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो यार। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।